पद्म पुराण में आया, स्नान किए बगैर यदि हम तुलसी पत्र का छेदन करते हैं, फूल आदि तोड़ लेते हैं, तो तोड़ने वाले को जो पाप लगता है, उस पाप का प्रायश्चित केवल पंचगव्य के स्नान के बाद ही हो सकती है। इसलिए तुलसी पत्र इत्यादि। अब पुष्पों के चयन के बारे में, इसलिए प्रातः कालिक स्नान आदि कृत्यों के बाद ही देव पूजा का विधान है। इसलिए स्नान के बाद तुलसी, बिल्वपत्र और पुष्प तोड़ने से पहले हाथ पैर धोकर के आचमन कर ले और पूर्व की ओर मुख करके वृक्ष से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हुए बोले कि मानुषोकम कुरु स्वत्वम स्थान त्यागम च मा कुरु देवता पूजनार्थाय प्रार्थयामि वनस्पते। इस तरह प्रार्थना करके ओम वरुणाय नमः कह के पहला फूल तोड़े, ओम व्योमाय नमः कह के दूसरा, और ओम पृथिव्यै नमः कह करके पुष्प का चयन करे। स्कंद पुराण का वचन है कि जो हाथ पूजा के लिए तुलसी चुनते हैं, वो हाथ धन्य हैं। तुलसीम ये विचिन्वन्ति धन्यास्ते कर पल्लवा। इसलिए तुलसी का एक एक पत्ता न तोड़ करके पत्तियों के साथ अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। और तुलसी की मंजरी सब फूलों से बढ़ करके मानी जाती है। परंतु मंजरी तोड़ते समय इतना ध्यान रखें कि मंजरी के साथ पत्तियों का रहना भी परम आवश्यक है। इसलिए मंत्र पढ़कर के पूज्य भाव से पौधे को हिलाए बिना तुलसी के अग्रभाग को तोड़े। इससे पूजा का फल लाख गुना बढ़ जाता है। मंत्रेणानेन यः कुर्यात् गृहीत्वा तुलसी दलम पूजनम वासुदेवस्य लक्ष्य पूजा फलम लभेत। अब तुलसी तोड़ते समय क्या बोलेंगे कि तुलस्य मृत जन्मासि सदा तुम केशव प्रिया चिनोमि केशवस्यार्थे वरदा भव शोभने त्वदंग संभवे पत्रे पूजयामि यथा हरिम तथा कुरु पवित्राणि कलो मल विनाशिनी। इस प्रकार मंत्र बोल करके बोले तुलसी पत्र को तोड़ेंगे। लेकिन कौन से समय तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए? तो वैधृति और व्यतिपात, इन दोनों योगों में मंगल, शुक्र और रवि, इन तीन वारों में द्वादशी, अमावस्या और पूर्णिमा, इन तीन तिथियों में संक्रांति और जनाना सोच तथा मरण सोच में तुलसी दल तोड़ना मना है।
संक्रांति, अमावस्या, द्वादशी, रात्रि और दोनों में भी तुलसी दल ना तोड़े। किंतु तुलसी के बिना भगवान की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती, इसलिए निषिद्ध समय में तुलसी वृक्ष से स्वयं गिरी हुई पत्ती से पूजा करें, अथवा पहले दिन के पवित्र स्थान पर रखे हुए तुलसी दल से भी भगवान की पूजा की जा सकती है। शालिग्राम की पूजा के लिए इन निषिद्ध तिथियों में भी बोले तुलसी तोड़ी जा सकती है। जैसा कि आर्णिक सूत्रावली में लिखा है कि शालिग्राम शिलाचार्थम प्रत्ययम तुलसी क्षतौ तुलसी ये विचिन्वन्ति धन्यास्ते कर पल्लवा संक्रांत्यादो निषद्देपि तुलस्य बचय स्मृ। बोले निश्चित तिथियों में भी तुलसी तोड़ी जा सकती है, परंतु बिना स्नान के और जूता पहनकर भी तुलसी पत्र ना तोड़े, क्योंकि पद्म पुराण में लिखा है कि अस्नत्वा तुलसीम छित्वा सोपानस्कथैव च। सोपान कहते हैं जूते को। सायाति नरकम घोरम यावदा भूत सप्लवम। और बिलपत्र तोड़ने के लिए भी बोले बिल वृक्ष के समीप जाकर के नमस्कार करें और प्रार्थना करें कि अमृतोद्भवम श्री वृक्ष महादेव प्रिय सदा गृह्णामि तव पत्राणि शिव पूजार्थमादरात्। और जिस प्रकार तुलसी पत्र का भी निषिद्ध समय है, उसी तरह बिलपत्र तोड़ने का भी निषिद्ध काल, निषिद्ध समय बताया गया है। जैसा कि चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों को संक्रांति के समय और सोमवार को बिलपत्र ना तोड़े। किंतु बिलपत्र शंकर जी को बहुत प्रिय है, अतः निषिद्ध समय से पहले दिन का रखा बिलपत्र बोले चढ़ाना चाहिए। अरे शास्त्रों ने तो यहां तक कहा है कि यदि नूतन बिलपत्र न मिल सके तो चढ़ाए हुए बिलपत्र को ही धोकर बार बार भगवान को चढ़ाते रहें, उसका दोष नहीं रहता। अर्पितान्यपि बिल्वानि प्रक्षल्यापि पुनः पुनः शंकरार्पणायानि नवानि यदि क्वचित। यदि नया बिलपत्र ना मिले तो पुराने को बार बार धो करके भगवान को चढ़ाया जा सकता है। जो फूल, पत्ते और जल बासी हो गए हैं उन्हें देवताओं पर न चढ़ावे, किंतु तुलसी दल और गंगा जल कभी बासी नहीं होते। और यहां तक कि तीर्थों से लाया हुआ जल भी कभी बासी नहीं होता। वस्त्र, यज्ञोपवीत और आभूषण में भी निर्माल्य का दोष नहीं आता, यानी कि वह अशुद्ध नहीं होते। ना निर्माल्यम भवेद वस्त्रम स्वर्ण रत्नादि भूषणम।
ना पर्युषित दोषों पे मालाकार गृह सुचे, अर्थात माली के घर में रखे हुए फूलों में बासी का दोष नहीं आता। दोना तुलसी की तरह एक पौधा होता है और भगवान विष्णु को यह बहुत प्रिय है। स्कंद पुराण में आया है कि दोना की माला भगवान को इतनी प्रिय है कि वे इसे सूख जाने पर भी स्वीकार कर लेते हैं। तस्य माला भगवत परम प्रीति कारिणी शुष्का पर्युषिता वापि न दृष्ट्वा भवति क्वचित मणिरत्न सुवर्णादि निर्मितम कुसुमोत्तमं तत्परम कुसुमं प्रोक्तम अपरम चित्रवस्त्रजम पराणाम च निर्माल्यत्वं न विद्यते। मणि रत्न सुवर्ण वस्त्र आदि से बनाए गए फूल भी कभी बासी नहीं होते, अतः इन्हें प्रोक्षण करके बोले चढ़ाना चाहिए। नारद जी ने मानस यानी मन के द्वारा भावित फूल को सबसे श्रेष्ठ फूल माना है। उन्होंने देवराज इंद्र को बतलाया है कि हजारों करोड़ों बाह्य फूलों को चढ़ा करके जो फल प्राप्त किया जा सकता है वह केवल एक मानस फूल चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। इससे मानस पुष्प ही उत्तम पुष्प है। बाह्य पुष्प तो निर्माल्य भी होते हैं, मानस पुष्पों में बासी आदि का कोई दोष नहीं होता। इसलिए पूजा करते समय मन से गढ़ करके फूल चढ़ाने का अद्भुत आनंद अवश्य प्राप्त करना चाहिए। अब सामान्यतः निषिद्ध फूल कौन से हैं? तो बोले भगवान पर चढ़ाया हुआ फूल, एक बार भगवान को फूल निवेदन कर दिया, चढ़ा दिया गया तो वह निर्माल्य हो जाता है। दूसरा सूंघा हुआ या शरीर से लगाया हुआ फूल भी इसी निर्माल्य की कोटि में आता है, इसे ना चढ़ावें। परंतु भौरे के सूंघने से फूल दूषित नहीं होता। जो फूल अपवित्र बर्तन में रख दिया गया हो, अपवित्र स्थान में उत्पन्न हो अथवा आग से झुलस गया हो, जिसमें कीड़े लगे हों और जो देखने में पुष्प सुंदर ना हो, जिसकी पंखुड़ियां बिखर गई हों अथवा जो पुष्प पृथ्वी पर गिर पड़ा हो, जो पुष्प पूर्णतः खिला हुआ ना हो, जिसमें खट्टी गंध या सड़ांध आ रही हो, निर्गंध हो या उग्र गंध वाला हो, ऐसे पुष्पों को भी देव पूजा में नहीं चढ़ाना चाहिए। आगे बताते हैं कि जो फूल बाएं हाथ पहनने वाले अधोवस्त्र यानी कि स्वापा, धोबती इत्यादि या आक या रैंड के पत्ते पर रख करके लाए गए हों, ऐसे फूल भी त्याज्य की श्रेणी में आते हैं। पुष्प सावर चढ़ाना चाहिए, कलियों को चढ़ाना शास्त्रों में मना है, परंतु ये निषेध कलम जो है कमल के पुष्प पर लागू नहीं होता।
अब पुष्प को केवल प्रोक्षण करना चाहिए, केवल जल से प्रोक्षण करें। जो पुष्प को जल में डुबो करके शुद्ध करते हैं तो वह पुष्प उससे अशुद्ध हो जाता है, इसलिए फूल को जल में डुबाना मना है। अब भगवान को अर्पित कैसे करेंगे? तो उसका विधान यह है कि फूल, फल और पत्ते जैसे उगते हैं, जैसे उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार से उन्हें भगवान को निवेदन करना चाहिए, अर्थात चढ़ाना चाहिए। उत्पन्न होते समय इनका मुख ऊपर की ओर होता है, अतः चढ़ाते समय इनका मुख ऊपर की ही ओर रखना चाहिए, इनका मुख नीचे की ओर ना करें। पत्रम या यदि वा पुष्पम फलम नैष्टयधो मुखम, बोले नीचे के मुख करके नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे भिन्न पत्तों को ऊपर मुख कर या नीचे मुख कर दोनों प्रकार से चढ़ाया जा सकता है। जो पुष्प से भिन्न जो पत्ते हैं, दाहिने हाथ के करतल को उत्तान कर, यानी कि उसको ऊपर करके मध्यमा, अनामिका और अंगूठे की सहायता से फूल चढ़ाना चाहिए। अब भगवान पर जो चढ़ाया हुआ पुष्प है उसे उतारेंगे कैसे? तो उसकी विधि यह है कि चढ़े हुए फूल को अंगूठे और तर्जनी की सहायता से उतारे। इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न है? जी गुरु जी, ये दोना की माला क्या होती है? दोना द्रोण पुष्प को कहते हैं क्या? जी गुरु जी। जी बोलिए। जी गुरु जी, ये पूछ रहे थे दोना की माला क्या होती है? द्रोण पुष्प को कहते हैं क्या दोना की माला? देखो, दोना की माला जो जो एक जो जिससे जो पत्ते होते हैं ना, दोना का जो पुष्प जिससे गोल करके उसकी माला बनाई जाती है, पत्ते की माला। वो जो आम्र पल्लों से बनाई जाती है उसको? नहीं नहीं, एक दोना का एक होता है जिससे दोना भी बनता है, उस पत्ता होता है एक दोना, वो होता है ये सखुआ का लकड़ी का। उसकी माला बनती है।
गुरुजी हमने कभी ये दोना का पेड़ सुना नहीं, दोना क्या होता है कभी देखा भी नहीं हमने कई तो। वृक्ष ऐसे हैं, देखो सुना तो मैंने भी नहीं है इसको, पर कई ऐसे वृक्ष होते हैं जिनके बारे में हमने सुना नहीं, लेकिन शास्त्रों में उसका वर्णन है। बहुत सी वनस्पतियां विलुप्त भी हो चुकी हैं। और इसलिए गुरुजी जो संक्रांति लिखी है वो सूर्य संक्रांति जैसे उस दिन को लिया गया है, या सुबह दिन निकलने के समय होते हैं और संध्या के समय के बीच के समय को लिया गया है? देखो, संध्या का काल क्या है? संध्या संध्या के का काल में बताया है कि उत्तमा तारकोपेता, जब छोटे छोटे तारे हल्के हल्के आकाश में हो, लुप्त ना हुए हो, वह संध्या का प्रातः काल का उत्तम समय है। मध्यमा लुप्त तारका, जब तारे लुप्त हो चुके हों, उस समय की जाने वाली संध्या को मध्यम बताया गया है। कनिष्ठा सूर्य संहिता, और बोले थोड़ा सूर्य निकलने लग जाए और उसको समय की जाने वाली संध्या को निम्न श्रेणी में बताया गया है। और उसके बाद की हुई संध्या की बोले श्रेणी बहुत कम होती है, क्योंकि उस संध्या का जो फल है या उस संध्या में दिए जाने वाला जो जल है, वह भगवान सूर्य ग्रहण नहीं कर पाते। इसलिए कई जगह तो ऐसा आया है कि यदि देरी हो जाए तो 2 बार सूर्य को जल अर्घ के रूप में देना चाहिए। तो संध्या काल में इसीलिए बताया, संध्या काल में इसलिए मना किया है कि आप संध्या काल में संध्या करोगे या फूल तोड़ने जाओगे। यदि फूल तोड़ने जाओगे तो आपका संध्या काल निकल जाएगा, इसलिए संध्या काल में वर्जित बताया गया। और गुरुजी ये जो संक्रांति है ये जैसे सूर्य संक्रांति होती है वो समय कोई संक्रांति, हाँ जी, जब सूर्य दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। हाँ जी। इसलिए इस काल को शुभ काल नहीं माना जाता, क्योंकि कोई भी ग्रह घर्षण करके जब अगली राशि में जाता है तो वो संक्रांति काल उसको बताया गया है, वो शुभ काल नहीं माना गया। जी गुरु जी, विष्णु गुरु जी से हम पूछे थे कि संध्या कितने बजे तक होनी चाहिए, तो सुबह में अगर नहीं हो पा रही तो बोले थे कि 9 बजे तक कर सकते हैं। देखो विष्णु गुरु जी ने क्या बताया, देखो 9 बजे तो जो है ना, 9 बजे का काल कौन सा है आप ये देखो। पहले तो प्रातः काल तो 9 बजे तक रहता नहीं है। जी गुरु जी, समय ना मिलने के अभाव में बोले थे उस समय कर सकते हाँ हैं। देखो ऐसे है, ना करने से कुछ करना जी अच्छा, गुरु जी। इसलिए। लेकिन संध्या काल का जो उत्तम समय है वो मैंने आपको इस श्लोक के माध्यम से बता दिया। गुरुजी जैसे संध्या है वो सवेरे जैसे सुबह का टाइम होता है शुभ समय हाँ जी। 4:20 से 6 बजे तक का समय हम्म। वो शुभ माना गया है संध्या के लिए। बस वही है, देखो तारों की छाव में संध्या का सबसे उत्तम समय माना गया है। बिल्कुल गुरुजी, तब उस समय तारे होते हैं। उस समय तारे होते हैं हल्के हल्के सवेरे, जी जी। यानी कि सर्दी में 7 बजे से पहले का समय और गर्मी में 6 बजे से पहले का समय जी उत्तम समय है। जी गुरुदेव। अब जो पंचदेव पूजा विधि है, जो आगम पद्धति के अनुसार है, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे।
कहते हैं कि प्रतिदिन पंचदेव पूजा अवश्य करनी चाहिए। यदि वेद के मंत्र अभ्यस्त ना हो तो आगमोक्त मंत्र से, पुराणोक्त मंत्र से यदि वो भी अभ्यस्त ना हो तो केवल नाम मंत्र से, और बोले आपको नाम भी नहीं पता, संभव नहीं हो रहा है, तो बिना मंत्र के द्वारा ही भगवान को जल स्नान चंदन आदि चढ़ा करके पूजा संपन्न करनी चाहिए। अयम विनेव मंत्रेण पुण्य राशि प्रकीर्तिता स्यादयम मंत्र युक्तेश्चेत पुण्यम शतगुणोत्तरम। यानी कि इस प्रकार मंत्र के द्वारा पुण्य फल में 100 गुना वृद्धि हो जाती है। परंतु ये नहीं भगवान जी आप रखे हैं, सालग्राम जी घर में विराजमान है और आपको मंत्र नहीं आ रहे या नाम भी नहीं आ रहा, तो भगवान को स्नान कराओ, भगवान को चंदन लगाओ और भगवान को तुलसी पत्र आदि चढ़ा करके भगवान को नैवेद्य अर्पित करो। यह भी एक तरह से पंचदेव पूजा का विधान में आती है। क्योंकि जिनको मंत्र नहीं आते उनको नाम के द्वारा, यानी पुष्पम समर्पयामि, धूपम समर्पयामि, दीपम समर्पयामि, नैवेद्यम निवेदयामि या नैवेद्यम समर्पयामि, इस तरह से जलम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, केवल नाम मंत्र के द्वारा, यानी उस वस्तु का नाम लो और भगवान को अर्पित कर दो। यदि मंत्र है तो मंत्रों के साथ अर्पित करो। उसमें वेदोक्त मंत्र भी हो सकता है, पुराणोक्त मंत्र भी हो सकता है। यदि घर का मंदिर हो तो पूजा गृह में प्रवेश करने से पहले बाहर दरवाजे पर ही पूर्वोक्त प्रकार से आचमन कर ले और 3 तालियां बजाए और विनम्रता के साथ मंदिर में प्रवेश करे। परंतु ताली बजाने से पहले विनियोग के साथ में मंत्र पढ़े। तो विनियोग को देखेंगे। विनियोग अपसर्पण त्वति मंत्रस्य वामदेव ऋषि शिवो देवता अनुष्टुप छंदः भूतादि विघ्नोत्सादने विनियोग। भूतोत्सादन मंत्र पढ़ेंगे। अपसर्वन्तु ते भूता ये भूता भूतले स्थिता ये भूता विघ्न कर्तारस ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। उसके बाद देवताओं का ध्यान करें। ध्यान के मंत्र जो हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं, और बाद में निम्नलिखित विनियोग मंत्र पढ़ करके आसन पर बैठ करके और उनको जल से पवित्र करें। आसन पवित्र करने के लिए विनियोग पढ़े। ओम पृथ्वी मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषि शुतलम छंदः कूर्मो देवता आसन पवित्र करने विनियोग। जल छोड़ देंगे विनियोग पढ़ के और मंत्र पढ़ेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तुम विष्णु ना धृता
त्वं च धारयमा देवी पवित्रम कुरु चासनम। उसके बाद पूजा के बाहर की तैयारी करेंगे। बैठने से पूर्व पूजा की आवश्यक सामग्री रख लें। ताजे जल को कपड़े से छान करके कलश में भरें। आचमनी से शंख में भी जल ढाल करके और उसकी पीठ पर जो स्थान है शंख रखने का उसके ऊपर रख दें। शंख को जल में डुबाना मना है, इसलिए किसी पात्र से शंख में जल डालना चाहिए। इसी तरह शंख को पृथ्वी पर भी रखना मना है। शंख में चंदन और फूल बोले छोड़ दें। उदकुंभक जो कलश है उस कलश को जल से सुवासित करने के लिए उसमें कपूर और केसर के साथ में चंदन घिस करके मिला दें, और यदि पवित्र इत्र है तो उसमें उसको भी मिला दें, सुगंध युक्त हो जाएगा। अक्षत को केसर या रोली से चावल को हल्का सा रंग ले। अब पूजन की कौन सी सामग्री किस स्थान पर रखी जाए ये प्रकरण हम लोग पूर्व में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास को को यहीं पर जो है विश्राम देंगे। इससे संबंधित यदि किसी का कोई प्रश्न है या पूर्व का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हो। गुरुजी जैसे घर का मंदिर बोला है आपने, गृह मंदिर का हो तो पूजा गृह प्रवेश से पहले 3 बार तालियों की बात लिखी, आचमन या ताली। हाँ जी तो हाँ। उसकी बजाय 3 बार घंटी जो बाहर दरवाजे पे घंटी लगी वही बजाई जा सकती है। हाँ जी, घंटी भी बजा सकते हैं, लेकिन घंटी बजाने के बाद भी 3 बार ताल आपने जरूर बजानी, घंटी के बाद भी। चाहे उसमें हाथ से नहीं तो जो दरवाजा है उसमें 3 बार आप लोग आवाज कर सकते हो, 3 बार बजा करके। जैसे किसी घर में प्रवेश करते समय हम घंटी बजाते हैं या दरवाजा थोड़ा सा आवाज करके फिर प्रवेश करते हैं, उसी जैसे तरह से अपना पता नहीं कौन सी अवस्था में किस भाव में कहीं बाहर गए, किसी वक्त से मिलने गए हैं। दरवाजा खटखटाते हैं जैसे जी जी छाती जी। के बाहर। धूपदान दीपक व्रत का दीपक सुवासित जल से और शंख। जी गुरु जी, ये सिर्फ गृह मंदिर में ही लिया जाएगा या फिर मंदिर जो मंदिर होते हैं पूजा के स्थान में वहां भी किया जाए ऐसा प्रक्रिया? नहीं, वहां ऐसा नहीं करेंगे हम, क्योंकि वहां पर ऐसा वहां के वो पुजारी करेंगे जो मंदिर में है। जो गुरुजी पुजारी एक रहे, दान के पुजारी बारे में, रहेंगे वो करेंगे ना गुरु जी? हाँ जी, क्या? जो पुजारी, जिस मंदिर का पुजारी जो होता है उस मंदिर में तो ये नियम फिर लागू होगा। बिल्कुल लागू है जी, बिल्कुल। जी गुरु जी। गुरुदेव ये जो दान किया जाता है, जैसे ये 7 प्रकार का अनाज सतनजा बोलते हैं इसको, ये इसका दान किसको करना चाहिए, सतनजे का दान? देखो, सतनजे का जो दान है जरूरतमंद को देना चाहिए। वैसे तो दान का अधिकारी ब्राह्मण बताया गया है। जी गुरु जी। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि दान का पात्र केवल ब्राह्मण है। जी जी। लेकिन कई बार हम राहु केतु आदि के लिए सतनजा देते हैं तो वह किसी डकौत आदि को भी दे देते हैं। डाकोत की जगह जैसे गुरुजी जो से ये भंगी होते हैं स्वीपर लोग, डाकोत ना तो इनको दिया जाए फिर। तो भी देखो, केतु का दान उनको दिया जाता है। सफाई कर्मचारी को। जी। और राहु का गुरुजी? राहु का दान कोढ़ी को देने के लिए बताया गया है। आज के समय कोडी तो
बहुत कम, लेप्रेसी वाले तो बहुत कम मिलेगा कोई। कुष्ठ आश्रम जहाँ बने हुए हैं वहां पर दे हम्म, सकते हो। नहीं है, पक्षियों को डाल दो अथवा जल प्रवाह कर दो। जी 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 गुरु। और शनि का गुरु जी डाकोत को। देखो उसको। जी। ढकोत क्या होता है गुरुजी? देखो, एक जो है शनि का दान देने वाले, वो भी एक तरह से ब्राह्मण ही होते हैं। शनिवार को डाक दान लेने वाले आते हैं उनको ढकोत बोलते हैं। हाँ, शनिवार के दिन जो है ना, वैसे तो आजकल तो सभी कई जातियों के लोग वैसे बांध के चल पड़ते हैं, परंतु डाकोत के जो है अपने लोगों की तरह घर भी हैं, और वो एक प्रकार के ब्राह्मण ही हैं। और कई जगह ये हमने सुना भार्गव गोत्र है ना, जो उनमें ये हैं शायद। ये महापात्र ब्राह्मण होते हैं क्या गुरुजी? हाँ हाँ हाँ, वही 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 वही। वही है। देख लिया आप लोगों कर्मकांड का सिलेबस देखा? जी गुरुदेव गुरुजी कौन से देखा। ग्रुप, गुरुजी कौन से ग्रुप में है? भारतीय ज्योतिष संस्थान वाले में? हाँ जी। भारतीय ज्योतिष संस्थान। सर जो उसमें डल गया दूसरे में, चल इसमें भी डालता हूँ। अब 25-26 में भी डाल दिया। गुरुजी हम नहीं आए हैं उस किसी ग्रुप में, मेरे को नहीं दिख रहा है कहाँ डाला चलो आपने। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ मैं। नहीं, वो तो गुरुजी कल भी बताया था आपने, थोड़ा थोड़ा तो। और ये मैं किसी ग्रुप में आ नहीं रहा हूँ जिसमें आपने डाला है, मुझे नहीं दिख रहा है। नहीं, आप कौन से ज्योतिष 25-26 वाले ग्रुप में नहीं हो? नहीं है गुरुजी। नहीं, भारतीय ज्योतिष संस्थानम का जो 1 वर्षीय कर्मकांड जो ग्रुप है, उसमें है जी, ये है भारतीय ज्योतिष संस्थान 2025। 26। इसमें 1 वर्षीय डिप्लोमा छात्र समूह में नहीं है आप? नहीं है गुरुजी, 2025-26, हाँ इसमें है जी। हाँ, तो मिल इसमें जाएगा। डाला है मैंने अब। एक वर्षीय ज्योतिष कर्मकांड डिप्लोमा। छात्र समूह। छात्र समूह नहीं है गुरुजी। अच्छा, 1 मिनट। चलो देखो, हम इसके में एक बार देखते हैं। जैसे कर्मकांड का परिचय और नित्य कर्म, इसकी क्लास अम्बकेश गुरुजी ने ली थी। उसके बाद में पंचांग प्रकरण, तिथिवार, नक्षत्र योग, करण, मास, ऋतु, वर्ष, एन इत्यादि विचार, ये भी हो गया।
संध्या प्रकरण हो गया, गणपति अथर्वशीष हो गए, स्वस्ति वाचन हुआ, संकल्प हुआ, देव स्तुति हुई, पितृयज्ञ हो गया, अत्यज्ञ हो गया, बलि वैष्णदेव हो गया, पंचोपचार, दशोपचार और षोडशोपचार हो गए। अब हमारा है शुभ और अशुभ तिथि आने वाले समय में। पंच गणमूल अग्निवास से वास, वैसे तो सिर्फ वास आदि बता दिया गया है, लेकिन फिर भी एक तरह से इनको लेकर के चलेंगे साथ में। ठीक है, सभी को राधे राधे। दूसरी क्लास का समय हो रहा है। गुरुदेव, ये जो प्रथम परीक्षा लेस वो है पाठ, ये सारा अपना का टोटली नित्य पूजा प्रकाश में से आएगा ये तो। हाँ जी, हाँ जी। ये हमने जो है थोड़ा ही किया है गुरुजी, 3-4 ही क्लास की हैं और ज्ञान भी काफी मिल गया है। अगली चीजें हमने, मेरे पास पुस्तक बहुत समय से थी और आपके आशीर्वाद से पढ़ने का अवसर नहीं मिला, अब ये जो है मिल गया और पता भी लग गया। हमें तो पता ही नहीं था ऐसे तुलसी का ऐसे होता है, हम पत्थर को उल्टा भी चढ़ा देते, सीधा भी चढ़ा देते, देखते ही नहीं थे इन चीजों को। बहुत अच्छी पुस्तक है, अच्छा ज्ञान करा दिया गुरुजी। राधे राधे सभी को। प्रणाम गुरुदेव, राधे राधे। प्रणाम भैया गुरु जी। इंतजार करें या शुरू करें? बोर्ड दिखाई दे रहा है सभी को? थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है गुरुजी, क्लियर नहीं है। कोई बात नहीं, मैं बोलता जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखता जाएगा, काम हो जाएगा। तो आप लोगों को मैंने 2 कुंडली बताई है। कौन कौन सी बताओ? कौन कौन सी होरा कुंडली बताई? कुंडली और दृष्ट कर्ण कुंडली। हाँ, दृष्ट दृष्टा नहीं, द्रेष काण। दृष्ट कान। बिल्कुल, इसको कहते हैं द्रेष काण। आज हम क्या पढ़ने वाले थे? क्या पढ़ने वाले थे? सप्तमांश। सप्तमांश चक्र, उसी को सप्तमांश कुंडली कहते हैं। चक्र बोलो या कुंडली बोलो, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना? तो एक कुंडली टाइप का बना लो। कुंडली बना लो एक, उसमें कोई संख्या भर मत लिखना, सिर्फ चक्र बना लो। कैसे बनाना है दिख रहा है ना? समझ में तो आ रहा है ना कि कैसे बनाना है? जी गुरुजी। एक कुंडली बना लो।
अच्छा बताओ कि किन किन लोगों ने जो मैंने बोला था आप लोगों को लिखने के लिए, किन लोगों ने लिखा है? लिखा है गुरु जी। कितने लोगों ने लिखा है? जी गुरु जी, इसका फोटोकॉपी ही निकाल लिए थे। प्रणाम गुरु जी, क्षमा चाहते हैं लेट होने के। कोई बात नहीं, अभी जस्ट शुरू करने वाला है। एक सेकंड मैं आता हूँ। सप्तमांश चक्र, ये जो चक्र होता है यह संतान के लिए देखा जाता है, ठीक है। संतान सुख से संबंधित इससे विचार किया जाता है, ठीक है। पता चला आप लोगों को? क्यों? जी गुरु जी। हाँ, सप्तमांश से संतान सुख का विचार किया जाता है। देखो, एक राशि कितने अंश की होती है? जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को 30 अंश। 30 अंश की। बहुत बढ़िया। तो 30 अंश का आप जब 7 गुना वो 7 से विभाजन करोगे तो 30 अंश का 7वां भाग क्या होगा? 4 अंश 17 कला 8 विकला। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। 4 अंश 17 कला 8 विकला। तो 30 का 7वां भाग होता है 4 अंश 7 कला 17 कला और 8 विकला, होता है ना। तो यहाँ किसी को कोई कंफ्यूजन इस चीज को समझने में? नहीं गुरु जी। हाँ, तो अब यहाँ पर हमें क्या देखना है? देखो, जो चक्र आपने बनाया है तो ऊपर तरफ लिखा हुआ है मे ब्री मी का सिंह का, इस तरह लिखा है ना। तो मतलब मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, इस तरह लिखा है कि नहीं? जी गुरु जी। ऊपर पर जी गुरु जी। हाँ, और आप देखोगे अंश कला भी लिखा हुआ है। तो अंश कला लिखा है मतलब 4 अंश 17 कला 8 विकला तक मेष राशि का पहला सप्तमांश होता है, ठीक है। 8 अंश 34 कला 17 विकला तक मेष राशि का दूसरा सप्तमांश होता है ना। इसी प्रकार आगे आप देखोगे 12 अंश 51 कला 25 विकला तक मेष राशि का तीसरा सप्तमांश होता है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए आगे लिखा हुआ 7वां सप्तमांश कितना तक होता है? 25 42 51 की जगह 52 हो जाएगा, वहां से 30 तक होता है। और तुला राशि मेष राशि का 7वां सप्तमांश कहलाती है, ठीक है। अब इसको हम उदाहरण में लेते हैं। तो एक क्या करते हैं, चलो सूर्य से उदाहरण लेते हैं, ठीक है। सूर्य से उदाहरण लेना ना, पहले नॉर्मली ग्रह का उदाहरण ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बाई लग्न आपको समझाऊंगा। एक उदाहरण के लिए जेन्युइन मैं आपको समझा देता हूं। हाँ, तो आप देखो अपना सूर्य कितना है? 5-24 का। तो अच्छा एक चीज बताओ, सूर्य किस राशि में है?
छठी राशि में। छठी राशि में। तो अब इस बार हमें पूरा पढ़ना है। 5 राशि, 24 अंश, 30 कला, 43 विकला। सर नमस्ते। सर थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ, क्या करा रहे हैं एक बार प्लीज बता दीजिए। सप्तमांश कुंडली। ओके। आपको लेट नहीं होना है नेहा जी। सर अभी सर मेरी शुरू ही किए कॉल हैं। आ गई थी, मैं ऑफ करना भूल गई थी, तो मेरा वो वर्क की रिलेटेड कॉल आ गई थी, तो इसलिए बस अटेंड करनी पड़ गई, हाँ, सॉरी। मैं 7:30 बजे से ऑफलाइन हूँ। जी जी जी। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। तो सप्तमांश चक्र, तो एक सप्तमांश का पहला भाग होता है 4 अंश, 17 कला और 8 विकला का। ठीक है, जैसे कि मैंने चक्र में, इसमें चक्र में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका सूर्य कितना है? 5, 24, 30, 43। तो 5, 24 मतलब कन्या राशि। तो कन्या राशि का आप देखो, कन्या राशि में जाओ, कन्या राशि का देखो, 24 अंश, 30 कला, 43 विकला में कौन सी राशि आ रही कन्या राशि के सामने? सिंह राशि। किसने बताया भैया? मोहित शर्मा गुरुजी, सिंह राशि आ रही है कन्या मोहित में। शर्मा, बहुत बढ़िया, एकदम सही बताए हो। कुछ ही और को समझ में आया ये बात? किसी और को ये बात समझ में आई जो मोहित जी ने बताया है? जी गुरुजी, 5वें नंबर की राशि है इसलिए आया। चलो ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, उदाहरण सहित, तो उदाहरण तो एक ले लिए, डेमो तो हम देख लिए। अब हम इसमें कुंडली के अनुसार पे विचार करना शुरू करते हैं। तो क्या करेंगे, 10, 10, 14, 39, ये है ना, है कि नहीं? क्या है आपका 10, 10, 14, 39? लग्न लगन, लग्न है गुरुजी। लगन। हाँ, तो अब हमें क्या करना, हमें अब देखना है कि सप्तमांश कुंडली का लगन किस राशि का बनेगा। देखो, वो तो 11वीं राशि का लगन हो गया, लेकिन हम लगन के अलावा सबका अलग अलग लगन विचार करना पड़ता है? तो हमें यहाँ पे विचार करना है कि सप्तमांश कुंडली का लगन किसका बनेगा। तो हमारा लगन किस राशि का है? 10 राशि, 10 अंश, 14 कला, 39 विकला का, है ना? तो 10 राशि, 10 अंश मतलब कुंभ राशि। तो अच्छा एक चीज देखो, इस चक्र में देखो, 10 राशि, 10 अंश मतलब कुंभ राशि में 10 अंश, 14 कला, 39 विकला किस के सप्तमांश में आता है? मेष राशि। मेष राशि में। बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत फास्ट हो भाई। तो लिख लो, लग्न में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 लिख गई। ये आपका सप्तमांश चक्र का वो बन गया, राशि तो आपने बिठा दी, लग्न वगैरह निर्धारित हो गया। तो यहाँ पे आपको किसको ऐसा लगता है कि अभी तक समझ में नहीं आया कि आपने लग्न यहाँ पे कैसे निकाला? कोई ऐसा है जिसको समझ में ना आया हो कि लग्न कैसे गुरुजी, निकाले हैं? दोबारा बताने का हाँ, कष्ट करिएगा। हाँ बिल्कुल जरूर बताएंगे। देखो, अभी आपका लग्न शोभित, लग्न किस राशि का है बताओ? कुंभ राशि का निकल। कुंभ राशि का। तो सप्तमांश चक्र देखो, और देखो कुंभ राशि में 10, 10 अंश, 14 कला, 39 विकला है ना कुंभ राशि का, है कि नहीं? जी। हाँ, तो देखो 10 अंश, 14 कला, 39 विकला कुंभ राशि में कौन से सप्तमांश में आता है? देखो यही देखो, है समझ क्या, में। कहाँ अरे से भैया तो गुरुजी? देखो, कु लिखा है, चक्र खोले हो कि नहीं? जी, चक्र खोले हुए हैं, सप्तमांश हाँ, बोधक चक्र। हाँ सप्तमांश बोधक चक्र। तो पीछे से देखो, तो मी लिखा है और कु लिखा है ना? जी। हाँ, तो कु में उसी के आगे अंश कला भी सबसे पहले लिखे हो ना? जी। सबसे पहले आपने अंश कला भी लिखा हुआ है, उसके बाद आपने राशियां लिखी हुई है ऊपर तरफ,
जी लिखे जी हो ना? हाँ, तो आप देखो कि कुंभ राशि के ये जो अंश कला है, कितना है अपना अंश कला विकला, कितना है लग्न का, बताओ कितना अंश, कितना कला, कितना विकला है लग्न? 10 10 14 39। तो 10 10, तो 10 10 केवल अब क्या है, आपको अंश कला विकला बताना है, राशि नहीं बतानी है। तो आप सिर्फ कितना जी बताओगे, 10 अंश 14 कला 39 विकला, ठीक है? जी तो ये देखो 10 अंश 14 कला 39 विकला अंश कलादि में किसके पास में मिल रही है, किस संख्या से मिल रही है, किसके अंदर आएगी? 12 51 25 से के अंदर आएगी ना? जी हाँ, तो अब देखो उसके सामने एकदम लाइन खींच के लेके जाओ कुंभ राशि तक, देखो कौन सी संख्या लिखी है? 1। एक। तो देखो हमारा लग्न बन गया एक, मेष लग्न की कुंडली बन गई ना? सप्तमांश का केतु जी मेष लग्न की कुंडली बन गई कि नहीं? जी समझ में आ गया? जी हाँ, इस तरह देखना होता है। पहले अंश कलादि में आप देखोगे कि ये अंश कला किस अंश कला के अंदर आता है, ठीक है? और उसके बाद उसी के सामने जिस राशि का बन रहा था उसी के नीचे अपनी संख्या देख लो, वही लिख देना है, ठीक है? अब यहाँ पे हम चलते हैं सूर्य से शुरू करेंगे। तो सूर्य का 5 24 30 39, तो मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ, तो ये चलो प्रैक्टिकल करते हैं। 5 24 30 43, ठीक है? तो 5 राशि 24 अंश 30 कला और 43 विकला है ना? 5 राशि 24 अंश 30 कला और 43 विकला है। तो अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि सूर्य कन्या राशि, क्योंकि 5 राशि 24 अंश है तो कन्या राशि का सूर्य है, तो कन्या राशि के किस सप्तमांश में आएगा? तो 24 अंश 30 कला 43 विकला है, तो चलो इसमें अंश कला विकला देखो। तो अंश कला विकला जब आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ 25 42 51, 6वें नंबर पर लिखा है ना? जी हाँ, तो यहाँ पे देखोगे अपना है 24 30 43, मतलब इसी के अंदर आ रहा है, ना अंदर? जी तो अब आप देखो कि कन्या राशि के ये 7वें नंबर पर कौन सी संख्या लिखी है? तो देखोगे तो सिंह लिखा हुआ है, 5 नंबर लिखा हुआ है ना? क्यों? जी गुरुजी। 5, हाँ, तो 5 नंबर में सूर्य दिखा दो, ये लो सूर्य आ गुरुजी, गया। हाँ भैया। जैसे जो अपनी संख्या अंश कला विकला है तो उसके आगे जो होगा जितना मिल रहा होगा वहीं से लिया जाता है। बिल्कुल, जैसे मान लो कि यहाँ पे लिखी हुई है पहले नंबर पर 4 अंश 17 कला 8 विकला, तो जैसे कोई जी अगर ग्रह स्पष्ट आपके पास 4 अंश 17 कला 9 विकला हो जाएगा तो वो दूसरे नंबर पे चला जाएगा, ठीक है? जी और 8 तक है तो उसी में रहाएगा, पहले नंबर तक ही रहाएगा, ठीक है? चलो, जी तो अब एक उदाहरण और बताता हूँ, उसके बाद आप लोगों से पूछना शुरू करूंगा। चलो चंद्रमा का बताता हूँ। चंद्रमा क्या है? एक राशि 26 अंश 26 कला 54 विकला। तो एक राशि 26 अंश मतलब वृषभ राशि का चंद्रमा है ना? वृषभ राशि का चंद्रमा। तो अब हम देखेंगे कि वृषभ राशि में 26 अंश 26 कला और 54 विकला किस सप्तमांश में आएगा? तो जब हम सप्तमांश चक्र देखते हैं तो 6वें नंबर का है 25 42 51, तो हमारा तो चंद्रमा ज्यादा है तो 7वें सप्तमांश में चला जाएगा। तो वृषभ राशि का 7वां सप्तमांश किसका होता है? वृषभ का ही होता है ना? चक्र में देखो। जी हाँ, तो चंद्रमा कहाँ बैठेगा? दूसरे स्थान पर।
हाँ वृषभ राशि में बैठेगा। ठीक है, चलो जी तो अब हमें शोभित बताएगा कि मंगल किस सप्तमांश में बैठेगा। चलो शोभित शुरू हो जाओ। जी गुरु जी। बताओ। 22 अंश 47 कला और 53 विकला है। लेकिन मंगल किस राशि में है भैया, पहले ये तो बताओ। मंगल किस राशि में है? तुला। हाँ बहुत बढ़िया। अब चलो बताओ, तुला के किस सप्तमांश में आएगा मंगल? छठे सप्तमांश। हाँ छठे सप्तमांश में। तो छठे सप्तमांश में कौन सी संख्या लिखी है तुला के, ये तो बताओ। 12। हाँ तो आप मुझे बताओगे कि मंगल तुला राशि के छठवें सप्तमांश में है और वह मीन राशि में बैठेगा। लो भैया बैठा दिया मीन राशि में। चलो म्यूट सही है करो गुरु जी। अब। हाँ एकदम सही है, एकदम सही, एकदम सीख लिए, बहुत बढ़िया। चलो अब प्रदीप जी हमें बताएंगे बुध के बारे में। चलिए प्रदीप जी। जी गुरु जी, जय श्री सीताराम। 6 अंश 23 राशि 29 कला 43 विकला है गुरु जी। 6 राशि यानी कि 7वीं राशि हुआ जो कि विषम राशि है। इसमें सम विषम नहीं लगता, इसमें जी जी। इसमें सम विषम नहीं देखा जाता। आगे बताइए। तो गुरु जी ये बुध हुआ तुला राशि का। हाँ जी। ठीक है गुरु जी। अब ये 23 अंश 29 कला 43 विकला हुआ गुरु जी। तो ये आएगा अपना हाँ। 12 नंबर पर आएगा गुरु जी। राशि का नाम बताओ। 12वीं राशि मीन गुरु जी। हाँ तो तुला राशि के छठवें सप्तमांश मीन राशि में बैठेगा इस तरह, ठीक है। जी जी गुरु जी। हाँ चलिए, तो विनीता जी अब आप बताइए। हाँ जी। अब आप बताइए गुरु का। गुरु है 3 राशि 1 अंश। तो गुरु हमारा बैठा है यहाँ पे चौथे नंबर में, मीन्स हम्म, कर्क राशि में कर्क बैठा है। कर्क राशि में ये राशि। एक अंश पे है, जैसे एक पे। तो सर पहले वाले में ही मानेंगे इसको। बिल्कुल पहले वाले उसमें ये 10 नंबर कॉन्फिडेंटली हो गया। बोलो। सर पहले वाले हाँ में 10 नंबर हो गया। हाँ तो 10 नंबर की राशि कौन सी होती है? वृश्चिक धनु मकर। बहुत बढ़िया, जो बोलो कॉन्फिडेंटली बोलो, बहुत बढ़िया, ठीक एकदम सही ठीक बात है। ठीक। चलिए विनीता जी बहुत बढ़िया। अब हमें कौन बताएगा? ऋषि घर में हो कि बाहर हो, पहले ये बताओ। गुरु जी, आप तो घर में ही है गुरु जी। हाँ तो चलो अब शुक्र का बताओ। गुरु जी शुक्र 5 राशि 12 अंश 7 कला 25 विकला है। तो हाँ शुक्र हो गया 6वीं राशि में, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या राशि में। हाँ कन्या राशि और 12 अंश है। तो गुरु जी ये आएगा कन्या 8वीं पे, मतलब 8वीं राशि। सही सही देखो यार, कन्या राशि के किस नवमांश में जाएगा ये बताओ मुझे। किस 12 सप्तमांश में जाएगा? 51 25। हाँ तो 12 51 25 पे आएगा कन्या राशि। तो मेष वृष राशि हो जाएगी। वृष राशि हो जाएगी ना, तो कॉन्फिडेंटली बोलो। हाँ भैया। शुक्र वृषभ कन्या राशि के तीसरे सप्तमांश वृषभ राशि में जाएगा, ऐसा बोलो, ठीक है। जी चलिए ऋषि जी जी भैया। बहुत बढ़िया। अब हमें यहाँ पर बताएंगे नवल जी। नवल जी। जी गुरु जी।
जी भैया, आप शनि का बताइए। शनि का गुरुजी, हम्म, शनि है हमारे 10 राशि 27 अंश 51 कला और 18 विकला, यानी कि गुरुजी 10वीं बिल्कुल राशि पार कर गए हैं। बिल्कुल। तो वो 11वीं राशि में आएंगे, तो 11वीं राशि का चौथा हिस्सा, ये ना गुरुदेव। आगे आप बोलो, कॉन्फिडेंटली बोलो, गलत होगा तो मैं बता दूंगा, आप तो बोलो तो 11 बोलना है। का 4 में जाएंगे तो 1 2 3 4 वृष राशि में आ जाएंगे गुरुजी। अच्छा, चौथे में कैसे जाएंगे मुझे बता दो थोड़ा, क्यों जाएंगे चौथे में? गुरुजी ये 4 जो अंश है ना, 4 राशि, सॉरी, क्योंकि हमने जो 30 अंश को 7 से डिवाइड किया तो 4 17 8 आया, तो मैं ये मान के चलूं चौथे हिस्से में चले जाएंगे। नहीं तो आप क्यों मान के चले रहे हैं भाई? जो चार्ट आपको दिया हूँ वो देखो ना, आप 4 चौक 16, आपने तो 16 पे ही अटका दिया, ये तो 27 अंश का बैठा है। जी, 4 चौक तो 16, 27 अंश का शनि है, तो उस हिसाब से बताओ ना, 27 अंश का है, 16 अंश का नहीं है भाई। 4 चौक 16, 4 7 28। अरे भाई आपने चार्ट नहीं देखा क्या? चार्ट नहीं है आपके पास? नहीं गुरुजी, चार्ट नहीं मेरे पास गुरुजी। तो चार्ट नहीं है तो ग्रुप में आपको डाउनलोड करना चाहिए ना नवल जी, मैंने पीडीएफ भेज मुझे दी वो, है, हम जो है पहले नए जुड़े हैं अभी, और नहीं, मुझे ये आपकी दूसरी क्लास है। आप ग्रुप में नहीं पहले है से हो, गुरुजी। क्लास अभी जुड़े हो, क्लास जी जी जी। ग्रुप में आप पहले से हो। जी गुरुदेव। सैटरडे को पीडीएफ भेजा गया था, क्या प्रीतेश जी या कोई भी पर्सन वापस से ग्रुप में एक बार चार्ट भेज दो। जी गुरुजी, चलिए देख लेते हैं नवल अभी। जी, आप रहने दीजिए, मैं जी आपको गुरुजी। बता दूं, क्योंकि यह 27 अंश का है, इसीलिए वह कुंभ राशि के 7वें सप्तमांश में सिंह राशि पर जाएगा। पांचवें बताओ पांचवें में भैया चला सही? जाए। सिंह राशि नहीं, पांचवें में, बिल्कुल। 7वें में जाएगी। जी जी, सिंह राशि आ जाएगी गुरुजी। कुंभ राशि के 7वें सप्तमांश में होता है सिंह राशि। सिंह राशि जी। पहले चार्ट देखिए, उसके बाद बताएंगे आप, ठीक है? आप चार्ट डाउनलोड करो, कोई भाई या ग्रुप में भेज दो, दोबारा रिसेंड कर दो। गुरुजी, चलो मनोज जी, हाँ जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ गुरुजी, थोड़ा लेट हो गया आज। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, सब लोग ग्रुप में करें, नहीं करना है तो मत करें, स्क्रीन शेयरिंग जरूरी नहीं है। जब मैंने ग्रुप में भेज दिया मटेरियल, तो आप लोगों का काम है कि आप लोग उसको या तो पीडीएफ निकालो फोटोकॉपी, या तो कॉपी में लिखो। ठीक है गुरुजी। ज्यादा बेहतर वही होगा कि आप कॉपी में लिखो या पीडीएफ सामने रखो, हार्ड कॉपी सामने होना चाहिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा, कैलकुलेशन ज्यादा बेहतर होती है। इतना आलस भी अच्छा नहीं होता, पढ़ने आए हैं आलस करने नहीं। चलिए प्रीतेश जी, आप बताइए राहु का। राहु का बताइए। गुरुजी, राहु 5वीं राशि में है। राहु केतु है 5वीं राशि में, आप करेक्शन करो पहले। जी गुरुजी। 11वीं राशि है गुरुजी। हाँ, जिसमें 27 घटी, 45 कला और 47 विकला चल चुका है। 27 डिवाइड नहीं, आप 27 नहीं है वो 21 है प्रीतेश जी, क्या करते हो आप देख नहीं रहे हो, कॉपी में नहीं लिखे हो आप? आई थिंक गुरुजी कुछ मिस्टेक हुआ है। मैंने 21 इतनी बार फोटो राइट। भेजी है, इतनी बार ग्रुप में फोटो भेज चुका हूँ बृहस्पति का। गुरुजी 11वीं राशि में 21 कला
45 विकला और 45 कला और 47 विकला चल चुका है, जिसमें 21 अभी भी कड़ी। गलत बोल रहे हो। 21 अंश है, हाँ 21 45 कला है, 47 विकला है। गुरुजी ये तो कुंभ राशि में आ गए, हाँ, कुंभ में कुंभ राशि के किस सप्तमांश में जाएगा? 7वें में, सप्तमांश में, कुंभ राशि का नहीं भैया, 7वां, गलत बोल रहे हो। कुंभ राशि का 6वें में जाएगा। 6वें में जाएगा जी, कुछ यह नहीं। कर्क राशि में आ जाएगा। हाँ, अब सही बोले हो। केतु का बताओ कोई। चलो नेहा जी आप ही बता दो, बाकी लोग तो दिमाग ही खराब कर रहे हैं, पढ़ने में तक गलत कर रहे हैं भाई। ऐसे कैसे चलेगा? आप लोग अंदाजा बताते हो, ध्यान देते नहीं हो। चलो नेहा जी आप बताओ, केतु का बताओ। जी सर, 1 मिनट में बता रही हूँ। चलो आप भी टहल रहे हो। सर कोई और केतु बताओ। केतु हमारा 5वीं राशि में है, सिंह राशि में है, ठीक है। और ये 21 अंश चल चुका है, तो ये आ जाएगा हमारे 6ठे सप्तमांश में है आएगा। और 1 मिनट सर, 10वें उसमें आएगा सर, यानी कि हमारे मकर उसमें आएगा 10 नंबर में। हाँ बिल्कुल, तो ये आपका बनकर तैयार हुआ सप्तमांश चक्र। अब मैं फोटो भेज देता हूँ, इसकी प्रैक्टिस हम एक बार और करेंगे ताकि आप लोगों को और बेहतर समझ में आए। एक बार में समझ में नहीं आया होगा क्योंकि हर बार गणित चेंज हो जा रही है, तो मैं आप लोगों को वापस से एक बार बताऊंगा। क्या नाम, मैं फोटो भेज रहा हूँ, उसको भेजो ग्रुप में। हाँ, फोटो भेज रहा हूँ, फोटो भेजो ग्रुप में जी। कोई फोटो देख के मत बताओ, अपने से कैलकुलेशन करके बताना, ठीक है? तो आप लोगों को सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है? चलिए अब हम वापस से इसको मैं मिटा देता हूं और शुरू से शुरू करते हैं, ठीक रहेगा ना? ताकि एक प्रैक्टिस हो जाएगी। अब मैं समझाने के हिसाब से करूंगा, आप लोग सुनेंगे। मैं बीच बीच में किसी से भी पूछ सकता हूँ, इसलिए खुद को प्रिपेयर रखें, नकल करने की कोशिश ना करें, दिमाग का यूज ज्यादा करें। चलिए तो वापस से मैं एक चक्र बना देता हूँ। गुरुजी ये बन गया आपका। हाँ भैया, बोलो बोलो। होरा को छोड़ के बाकी सभी कुंडली, मतलब सिर्फ होरा ही एक ऐसी कुंडलियां हैं जिसमें राहु केतु इकट्ठे हो सकते हैं, बाकी तो सब में वही नहीं रहेंगे। भैया, आज धैर्य रखो, धैर्य रखो। 3-4 कुंडलियां ऐसी होती हैं, कम से कम 3 कुंडली तो होती है। त्रिशांश कुंडली भी होती है जिसमें एक साथ में, मैं आपको सब बताऊंगा, डोंट वरी, आपको सब बता दिया। ये आप आगे का सब्जेक्ट ले रहे हो, धैर्य रखो, आपको सब पता चलेगा। चलिए, तो हमारा लग्न स्पष्ट क्या है? 10 राशि, 10 अंश, 14 कला, 39 विकला। तो 10 राशि 10 अंश अर्थात कुंभ राशि का हमारा लग्न बना था, लग्न कुंडली का। तो सप्तमांश कुंडली हमें बनानी है। तो सप्तमांश कुंडली को जब हम विभाजित करेंगे तो 30 अंश का जो 7वां पार्ट होता है वह होता है 4 अंश, 18 कला और 4 अंश, 17 कला और 8 विकला था, ठीक है? तो देखिए कुंभ राशि का वो जो सप्तमांश चक्र है, जब आप वो देखोगे तो कुंभ राशि का तो 10 अंश, 14 कला, 39 विकला है हमारी कुंभ राशि में। कौन सी है? 14 अंश, 10 अंश, 14 कला, 39 विकला। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो तीसरे सप्तमांश, कुंभ राशि के तीसरे सप्तमांश में हमें मिल जाता है, क्योंकि तीसरा सप्तमांश है 12 अंश तक हमारा। तो 10 अंश, 14 कला, 39 विकला ही है।
तो हम मेष राशि उसके कुंभ राशि के तीसरे सप्तमांश अर्थात मेष राशि का लगन बन गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? नहीं गुरुजी। नहीं गुरुजी। यानी कि गुरुजी चलिए। लगन जो है 10 राशि पार कर गया और 10 अंश 14 कला और 39 विकला। हाँ, तो तो 10 कुंभ राशि अब राशि नहीं, आ गई। अब कुंभ आप इसको राशि, पकड़ो, कुंभ राशि में है, कुंभ कुंभ राशि राशि का में लगन है। अब कुंभ राशि के लगन में किस सप्तमांश में आएगा? 7 सप्तमांश बनेंगे। हाँ पहला जी, 7 सप्तमांश 2 होगा 14। 4 17 8 तक का। ठीक है, 4 अंश 17 कला और 8 विकला तक का पहला सप्तमांश बनेगा। ठीक है, तीसरे में आ गया गुरुजी, मेष हाँ, में। मेष में आ गए ना? बिल्कुल, जी देखो मैंने मेष लगन बना दिया है। चलो, तब हम करते हैं सूर्य का। इसी तरह विभाजन हम सूर्य का करेंगे। तो सूर्य 5 24 30 43 अर्थात सूर्य कन्या राशि का है, 24 अंश 30 कला और 43 विकला का। तो जब हम कन्या राशि के सप्तमांश का विभाजन करते हैं तो 24 कला 24 अंश का, तो आप यहाँ जब देखोगे तो कन्या का 24 कला का तो 6वां सप्तमांश पहुंचता है। सब 6वां सप्तमांश में जब हम देखते हैं तो कन्या राशि का 6वां सप्तमांश होता है सिंह। ठीक है, तो सूर्य को सिंह राशि में बिठा दिए। समझ में आ गया? इसी प्रकार अब गुरुजी, ये हम नहीं है कन्या का 7वां जी, एक बार कन्या का 7वां बताओ गुरुजी। 7वां भैया, भले 6वां कब तक कहाँ तक है? 25 42 51 तक। ठीक है, जी तो कोई भी ग्रह 25 अंश 42 कला और 51 विकला तक का होगा तो 6वें सप्तमांश में जाएगा। और अगर वह 25 अंश 42 कला 51 विकला का हुआ तो 6वें सप्तमांश में जाएगा। और अगर 51 की जगह 52 विकला हो जाएगा तो 7वें सप्तमांश में चला जाएगा। वो तो 30 तक है फिर। ठीक है, 6वें को पार करेगा तो 7वें में ही रहेगा, उसके आगे कुछ है ही नहीं। ठीक है, क्या क्या हुआ? समझ में नहीं आया? आ गया गुरुजी। ये बनाना पड़ेगा हमें, तो बोल 4 17 से इस तरह से जोड़ जोड़ कर। काहे को बनाना पड़ेगा? सामने मैंने चार्ट दे दिया है, आप अपनी जबरदस्ती गणित कर रहे हो। जी गुरुजी। जब सामने हमने चार्ट दिया हुआ है बना बनाया, तो आप उसको कॉपी में उतार लो ना। अपने आप को फंसाने के लिए क्यों जा रहे हो? अभी गुणा भाग बता दूंगा, तभी उतार लिया फंस के गुरुजी, बैठे रह जाते। उतार लिया। गुणा भाग मैं नहीं बताना चाहता जिसमें आपको टफ लगे। मैं आपको सरल विधि बता रहा हूँ कि आपको लिख के दे दिया हूँ, उसको आप पढ़ो और यहाँ से आप सीखो। नहीं तो मैं एक एक गुणा भाग बता दूंगा, मुझे दिक्कत नहीं है बताने में, लेकिन आपको फिर यही चीज भारी लगने लगेगी। चलो, तब चंद्रमा का देखते हैं। चंद्रमा एक राशि 26 अंश 26 कला 54 विकला का है। ठीक है, तो एक राशि 26 अंश अर्थात वृषभ राशि में चंद्रमा है, तो 26 अंश 26 कला और 54 विकला है। तो वृषभ राशि का देखिए 6वें तक 6वां सप्तमांश कितना होता है? 25 अंश तक का होता है। 25 अंश 42 कला 51 विकला का होता है। तो 7वें सप्तमांश में चला गया। तो वृषभ राशि का 7वां सप्तमांश किसका होता है? तो वृषभ का ही होता है। तो लिख दो भैया, चंद्र हो गया वृषभ राशि के 7वें सप्तमांश अर्थात वृषभ राशि में ही बैठ जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ से कोई और बताना शुरू करेगा। तो कौन बताएगा? अपने से आ जाओ भाई कोई।
मंगल के बारे में कोई बताओ। गुरुजी मंगल जाएगा 12वें घर में 12वीं राशि में, क्यों जाएगा? क्योंकि मंगल है लग्न में है, मंगल 7वीं राशि में और 22 अंश 47 कलाकार, यानी कि ये आ गया है 53 निकला का। जी, तो ये आ गया है 6वें सप्तमांश में। हाँ और 7वीं राशि का 6वां सप्तमांश होता है मीन। ठीक है, तो मंगल को मीन राशि में लिखा देता हूँ। मंगल, ठीक है। चलो भैया, अब कोई बुध का बताओ। इसी कोई के साथ बुध ही का बैठेगा। बताओ। गुरुजी मैं बताता हूँ। हाँ बताइए। गुरुजी 7वीं राशि में 23-20 है, तो छठी सप्तमांश में 3 4 5 6 7 तुला के 1 2 3 6 12वीं में वो मीन में जाएगा गुरुजी, तुला राशि। इसको एक्सप्लेन करो थोड़ा अच्छे से, कॉन्फिडेंटली। गुरुजी वो अंश कलादि में जो वैल्यूज दी हैं चार्ट में, उसके हाँ। अपर जो रेंज में कंसीडर कर रहा हूँ, अगर 4-17 8 से 8-34-17 के बीच में होगा तो सेकंड सप्तमांश में जा रहा है, तो उस हिसाब से कंसीडर किया है। वो 6वें सप्तमांश में जो नंबर है वो 12 है, जिसकी वजह से वो मीन राशि में जा रहा है। आपकी भाषा यहाँ किसी को नहीं समझ। ठीक है गुरु जी, सही है, आंसर सही है। हाँ, बात तो सही है, जी गुरु। लेकिन सरल से सरल, अगर मैं आपकी तरह ही बताऊंगा तो आप बताओ, समझ में आएगा? सच बताओ ईमानदारी। गुरुजी मेरा अंडरस्टैंडिंग जो है, मैं स्क्रीन में शेयर करके बता दूं आपको। नहीं, ये देखिए यहाँ नहीं, चार्ट ही दिखा रहा हूँ गुरुजी। अरे मत बताओ, मैं देख रहा हूँ, मुझे पता है आप सही बोल रहे हो। ओके लेकिन दूसरों को आपको मैं एक्सप्लेन करने के लिए क्यों बोलता हूँ, ताकि आपकी भाषा में आपके सहपाठी लोग समझ सके तो आपने कैसी गणित की है, ताकि उनको एक सहारा मिले कि उनको भी गणित करने का अनुभव हो सकता है। मेरी भाषा में उनको समझ में नहीं आ रहा हो सकता है मैं अच्छे से आप लोगों को नहीं समझा पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ गुरुजी करते हैं। गुरुजी हमारा गुरु जो है चौथे घर में बैठा है, जो कि कर्क राशि का है, जो कि 3 राशि 1 अंश 46 कला 34 विकला चल चुका है, अर्थात यह जो है 10वीं राशि पर बैठेगा, अर्थात मकर राशि पर आकर के विराजमान होगा गुरु। समझ में नहीं आया, वापस समझाओ। जी गुरुजी हमारा जो गुरु है वो कर्क राशि का है। हाँ, कर्क राशि का हुआ है, और उसके साथ वह 3 राशि 1 अंश 46 कला 34 विकला का है। जी क्या गुरु 3 राशि 1 अंश 46 कला का है, इसलिए तो कर्क राशि का है, लेकिन जी उसके गुरुजी। आगे क्या है? उसके बाद गुरुजी अपन अंश कलादि में देखते हैं, अंश कलादि में जब देखते हैं तो ये एक अंश 46 कला 34 विकला, अर्थात यह प्रथम प्रीति पर आएगा, जो कि 10वें नंबर की आएगी, 4 17 8 के अंत। बिल्कुल सही, आप सही पकड़े हैं। चलो अब कोई शुक्र का बताओ। शुक्र का बताओ भैया। जी गुरुजी, शुक्र 5 राशि 12 अंश 7 कला 25 विकला में है। तो शुक्र 6वीं राशि में है, कन्या राशि में। तो कन्या राशि में ये अंश कलादि में शुक्र 12 7 25 है, तो 12 7 25 हमारा तीसरे अंश कलादि में आएगा, 12 51 25 के अंतर्गत। तो इसमें आने से यह दूसरी राशि में बैठ रहा है
गुरुजी, वृष राशि में शुक्र। ठीक है, बैठा देते हैं। लो बैठा दिए, शुक्र को बिठा दिए। अब शनि का बताओ कोई। गुरुजी कौन बताओ? शनि आएगा 5वीं राशि में, क्यों आएगा भाई, जबरदस्ती है, बताओ क्यों क्योंकि आएगा। शनि कुंभ राशि का है और 27-51 है, 27 अंश, और इसमें ये चले जाएगा बिल्कुल आखिरी वाले में। तो आखिरी वाले वहाँ में क्या बोलते हैं? ओह सॉरी बोलते हैं। 7वें सप्तमांश में। हाँ, प्रैक्टिस करो, इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए बुलवा रहा हूँ ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस हो सके, ये सप्तमांश नवमांश इत्यादि बोलने का। ठीक है, चलो अब राहु का कोई बताओ। गुरुजी, राहु 10 राशि 21 अंश 45 कला 47 विकला में है, तो यह 11वीं राशि में हुआ। 11वीं राशि कुंभ राशि में, तो कुंभ राशि में होने से यह सप्तमांश बोधक में 21 45 47, यह सप्तमांश बोधक चक्र में 47 छठे सप्तमांश में बैठा गुरुजी। हाँ, छठे सप्तमांश के कहाँ हिसाब पे से दिखाऊं इसको? जी, छठे सप्तमांश से यह चौथी राशि में, कर्क राशि में बैठा। चलिए ठीक है, सही बताए हैं। अब बताइए कोई केतु का। चलो, क्या नाम है तुम्हारा, शोभित, बताओ। जी गुरुजी। केतु गुरुजी अपना 5वीं राशि में, हम्म, 21 अंश 45 प्लस 47 विकला, छठे सप्तमांश में। इतना अटक क्यों रहे हो? गुरुजी सच तो बताएं, भय घुसा हुआ है तो नहीं, भय किससे भय? मैं तुम्हारे पास मारने आ रहा हूँ क्या? किससे तुम डर रहे हो? डर किससे रहे? लेकिन मैं गुरुजी, मारने आ रहा गुरु हूँ? तो गुरु होते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, डरना तो बिल्कुल नहीं है। देखो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। डरने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं जब नहीं डरता गुरु जी से अपने, तो तुम क्यों डरोगे मुझसे? डरना नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो उसको सुनो, समझो, क्योंकि हो सकता है कि मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ, इसीलिए मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ। कर गया। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं जी होना जी। चाहिए। मेरे सामने अपनी बात कॉन्फिडेंस के साथ रखो। अपनी जो तुम्हें समझ में आ रहा तुम बोलो, गलती होगी मैं बता दूंगा। मैं इसीलिए तो आया हूँ, बताओ। 10वीं में गुरुजी बैठाएंगे, क्यों बताए बैठाएंगे, बताओ, एक्सप्लेन करो। क्योंकि हमारा जो अंश कला वो 21 45 47, हाँ, और इसमें 21 45 47 से अधिक में हम देखेंगे 25 42 51, हाँ, जो कि छठे सप्तमांश में मिलता है। हम्म,
छठे सप्तमांश में सीधे सिंह राशि पर जाएंगे तो उसी संख्या में 10 लिखा हुआ है सिंह राशि पर। 10वें खाने में हमारा केतु बैठ। बहुत बढ़िया। चलो, तो सप्तमांश चक्र सबको समझ में आ गया? जी गुरुजी। सर एक चीज किसी बता को दीजिए, ये जो आपने बताया जैसे अंश कला विकला, तो सिर्फ जो लास्ट वाला विकला का नंबर है वो देखना है कि 30 से ज्यादा है तो आगे जाएगा, या इसमें कला का भी देखना है? सब कुछ देखना है। मतलब सब दोनों को देखना देखेंगे, कला और विकला दोनों देखेंगे? हाँ। तो दोनों 30-30 से ज्यादा में देखेंगे ना हम? ठीक है। 30 का देखो, इसमें जो चक्र में जो लिखा हुआ है संख्या, उसको हाँ जी, मिलाना है। अगर वो संख्या इससे ज्यादा है तो आप लोग ठीक है, जरूर वो करो। अगली में चला ठीक जाएगा है, फिर वो। ठीक है, हाँ बिल्कुल, कम है तो वो उसी में रहेगा। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक। हाँ। चलिए, तो सप्तमांश चक्र समझ में आ गया ना? जी गुरुजी। जी गुरुजी। गुरुजी एक बार अपने तरीके से थोड़ा सूत्र भी लिखा दीजिएगा आप। हाँ, सूत्र यही है जो आप लिखे हो, सूत्र वही है। वो पीडीएफ में भी लिखा हुआ है सूत्र तो। हाँ बिल्कुल, पीडीएफ को लिख लो, जो पीडीएफ में लिखा है ना। जैसे पीडीएफ में लिखा हुआ है, एक राशि 30 अंश की होती है, इनको 7 का भाग देने से 4 अंश, 17 कला, 8 विकला का एक सप्तमांश होता है। ठीक है, इसमें लिखा है जी लग्न और ग्रहों के सप्तमांश निकालने के लिए सम राशि में उस राशि के सप्तम राशि से और विषम राशि, इसको मत दिमाग लगाना, नहीं उलझ जाओगे, सीधा सीधा वो निकालना। ठीक है, जी जी जी। जैसा मैंने बताया है, सम और विषम में मत कर जाना, सीधा सीधा चक्र देखो और चक्र से निकालो। ठीक है, जी तो आज कितना टाइम हो गया? यही तो है। 23 चलो नौमांश को शुरू करते हैं, नौमांश को अभी। शुरू करते हैं। अरे हाँ यार, देख लेते हैं ना, एक बार डेमो कर लेते हैं, बाकी कल पढ़ लेंगे। शुरुआत करने में क्या जाता है? नवांश चक्र लिखो। इसे नवांश बोलते हैं या नवमांश कहते हैं। ठीक है, दोनों बोलते हैं। ठीक है, आपको जो पढ़ना हो वो लिख सकते हैं। चलो एक कुंडली वापस से बना लो। जल्दी जल्दी दौड़ो। इसको धीरज जी फटा दिए हैं, आते हैं नहीं। चलो, चक्र बन गया। जी जी गुरुजी। चलो अच्छी बात है। तो चलो, नवमांश का आप देखोगे चक्र, तो जब 30 अंश पर आप 9 का भाग देते हो तो आपको 3 अंश 20 कला प्राप्त होता है ना? नतिया 27, नतिया 27, 3 अंश मिल गया। अब 27 का भाग 3 का भाग दे दोगे 9 में, तो आपको वापस से 20 कला मिल जाएगा। तो जी नक्षत्र। एक नवमांश का होता है 3 20, एक नवमांश बराबर 3 अंश 20 कला। 20 कला। ठीक है, तो एक नवमांश का मान होता है 3 अंश 20 कला। चलो, तो नवमांश चक्र सब लोगों ने खोला हुआ है ना? जी गुरुजी। चलिए अच्छी बात है।
तो चलो अब हमारा लग्न स्पष्ट कितना है बताइए आप लोग। 10, 10, 14, 39। 10, 10, 14, 14, 39। तो जब आप नवमांश चक्र देखते हो तो 10, 10 मतलब तो ये तो पता है ना कि कुंभ लगन का नवमांश है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं है। कुंभ राशि का लगन है, ये तो हमको पता ही है, पता है ना। अब क्या करना है हमें, नवमांश निकालना है इसका। तो कुंभ राशि के 10 अंक 14 कला 39 विकला में देखो किसका नवमांश बन रहा है। देखो नवमांश चक्र में, नवमांश चक्र में देखो, मैं तो देख लिया, आप देखो 7वीं गुरुजी। फिर से देखो 5वीं। कुंभ राशि के कुंभ राशि के 10 अंक 14 कला 39 विकला पे किसका नवमांश बन रहा है। मकर राशि कुंभ गुरुजी। राशि मकर का बनेगा गुरुजी, मकर का। मकर राशि का। मकर का गुरुजी। हाँ ये देखो मैंने लिख दिया है, नकलती बंदर हो, नकल करके बोले हो। सर मैंने तो नवमांश उससे देख के बताया, आपका देख के नहीं, आपका तो ब्लैक बोर्ड ही क्लियर नहीं हो रहा मुझे। आपका ब्लैक इसीलिए बोर्ड नहीं क्लियर करता, इसीलिए क्लियर नहीं करता ताकि आप लोग नकल ना कर पाओ। सर मैंने नवमांश से देख के बताया है, ब्लैक बोर्ड तो दिख ही नहीं बहुत रहा। बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुनाई दे रहा है ना। तो चलो मकर लग्न की कुंडली बना लो। मकर लग्न की कुंडली बना लो। ना सुनील जी की राशि से भैया लड़की की आवाज आ रही है, गलत हो रहा है। सुनील जी म्यूट करो। सुनील जी की आईडी से कौन जुड़ा है। चलो तो लगन हमने कैसे निकाला, समझ में आया आप लोगों को। जी सर। नहीं आया गुरुजी, एक बार बता दीजिए। नहीं आया, अभी भी नहीं आया। कितना ऊपर से गया, 1.5 फुट ऊपर से गया। चलो और नजदीक लाते हैं। 10वीं राशि है। गुरुजी 10वीं इसका राशि मतलब वही है ना, जो 7 से डिवाइड करके आ रहे थे या 9 से करके, बाकी सारा प्रोसेस सेम ही होगा। हाँ बस बस सेम है, सेम है। ओके। फिर भी तो नहीं आ रहा, इसीलिए तो बताना पड़ रहा है। 10, 14 है गुरुजी, 13, 20 वाले में आ जाएगा तो मकर होगा। मकर होगा। अब चलो मैं इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो कुंभ राशि, तो हमें ये तो पता चल गया कि हमारा कुंभ लगन का नवमांश है, ठीक है ना। नहीं सॉरी, कुंभ लगन का लगन कुंडली हमारा बना था, लग्न स्पष्ट है हमारा 10, 10, 14, 39। तो मतलब कुंभ राशि का 10 अंश का 14 कला का 39 विकला का हमारा लगन बना था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नवमांश चक्र में कुंभ राशि का नवमांश चेक करेंगे। कुंभ राशि का नवमांश चेक करो तो 10 अंश 14 कला 39 विकला में किस में आ रहा है, चेक करो भैया कितने नंबर पे आ रहा है। तो जब आप लोग देखोगे तो चौथे नंबर पे आएगा। तो चौथा नंबर कहाँ तक है, 13, 20 तक। और हमारा कितना है, 10, 14 तक। लेकिन क्योंकि तीसरा क्या है ना, पूरे 10 अंश है और हमारा तो 10 अंश से ज्यादा का है ना। क्यों, हमारा 10 अंश से ज्यादा का है कि नहीं है। जी। हाँ तो 10 अंश से ज्यादा का है, तो तीसरे से ज्यादा पहुंच गया, तो चौथे में पहुंच गए हम लोग, ठीक है। तो चौथे में कौन सी राशि लिखी है, मकर राशि लिखी है, तो मकर राशि का नवमांश बना दिया, ठीक है। जी गुरुजी। तो नवमांश का लग्न किसका बना, मकर। मकर का। बहुत बढ़िया।
चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम सूर्य का देखेंगे। अब आप लोगों को कल का होमवर्क यही है कि पूरा नवमांश चक्र बनाना है और वहां पे भेजना है। कहाँ पे? ग्रुप में नवमांश चक्र बना के। सही गलत तो मैं कल बता ही दूंगा, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करना, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हार नहीं होती है। सीखता वही है जो कोशिश करता है। तो चलो सूर्य का हम बताते हैं। सूर्य क्या है? 5, 24, 30, 43 का। 5, 24 मतलब कन्या राशि। कन्या राशि। कन्या राशि में 24 अंश 30 कला 43 विकला का है। तो जब हम नवमांश चक्र देखते हैं तो कन्या राशि को आप ले लीजिए। अब यहाँ पे कितना अंश है? 24 अंश। तो आप देखोगे कि कन्या 23 अंश 20 कला का 7वां नवमांश बन रहा था। तो भाई 23 अंश से तो ज्यादा है। तो 8वें में चले जाओ तो कन्या राशि का 8वां नवमांश किसका सिंह बन रहा राशि। है? सिंह का। अच्छा है सिंह राशि। का। तो सूर्य को वापस से सिंह राशि में बैठा दीजिए। सूर्य समझ में आया कैसे निकाला मैंने? जी सर। जी गुरुजी। हाँ चलो तो चंद्रमा का भी बता देता हूँ और उसके बाद आपको बाकी को निकाल के ग्रुप में भेजना। अब भेजना जरूर है, ठीक है ना? नहीं तब तुम आप लोगों को डरना चाहिए फिर, क्योंकि उसके बाद फिर गड़बड़ हो सकती है। चलो अब मैं चंद्रमा का बताता हूँ। देखो चंद्रमा क्या है? 1, 26, 26 चंद्रमा। 1, 26 मतलब वृषभ राशि। तो वृषभ राशि में 26 अंश 26 कला 54 विकला। तो आप देखोगे कि वृषभ राशि, तो पहले 26 अंश 26 कला देख लो। तो आप देखोगे कि 8वें नवमांश में 26 अंश और 40 कला है। तो हमारा 26 अंश तो है, चंद्रमा 26 अंश का है ना, लेकिन 40 कला नहीं है, 26 कला है। इसका मतलब है हमारा चंद्रमा जो है ना 8वें नवमांश में ही है, 8वें नवमांश में। तो वृषभ राशि का 8वां नवमांश किसका पड़ता है? किसका पड़ता है? सिंह राशि का। सिंह राशि का। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 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 तो अब आपको क्या करना है? मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, इनका करके भेजना। नहीं कल ये सब आपके पीछे पड़ जाएंगे, ठीक है? जी गुरु जी इसको एक बार भेज दीजिएगा। आशीर्वाद गुरु जी हाँ जी। ये जो आप भेज रहे हैं कौन सा ग्रुप है? एक में तो आ रहे हैं मेरे को, 1-2 चक्कर जो आपने भेजे है वो तो मिल रहे हैं। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है जो बोल रहे हैं? नवल गौतम है गुरु जी। नवल जी आपने एडमिशन लिया है? नहीं गुरु जी एडमिशन नहीं लिया, हम ऐसे ही जुड़े हैं। वेद प्रकाश एडमिशन गुरु नहीं जी लिए हैं तो आपको उनके। लिंक कहाँ से मिला? एडमिशन नहीं लिए तो आपको लिंक कहाँ से मिला? गुरु जी ये भारतीय ज्योतिष संस्थान की ओर से जो है ना, वेद प्रकाश गुरु जी की कक्षा में जुड़े थे हम। इससे पहले होती है जिसमें नित्य कर्म पूजा सिखा रहे हैं, तो वहीं से वो तो मिला था। कर्मकांड की हमारी कक्षा है, उसके बाद लेकिन इसी पहले लिंक पे कक्षा है। शुरू होती है। लगातार कक्षाएं हैं गुरु जी ये दोनों। वो तो ठीक है, लेकिन ये तो पहले कक्षा है। आपने एडमिशन नहीं लिया तो फिर आप पहले कक्षा में कैसे आए? तो पेड तो कर दें गुरु जी हम वो, पर उन्होंने बोला था कि भी ये वो आपको निःशुल्क। जी एडमिशन लेना चाहिए। एडमिशन के बाद ही आपको कक्षा मिले। यहाँ सब लोग एडमिशन करके ही पढ़ रहे हैं, यह पार्टी कक्षा है। तो गुरु जी जो इनके एडमिन है उनसे मैं बात कर लूंगा एक बार, जो है वो एडमिशन के लिए। एडमिशन कराओ भाई। मैंने फोटो भेजी है, क्या नाम है उनका। पहले आप एडमिशन कराओ, तब मैं आपको इसमें वो करूंगा, ऐड करूंगा और आपको आगे की कक्षाएं मिलेंगी। और मैं आगे बात कर लेता हूँ। भेज दिए गुरु। भेज दिए ना? ठीक है।
वेद प्रकाश जी आप जी कृपया फोन कर लीजिएगा, ठीक। फोन कीजिएगा। गुरुजी एक प्रश्न है। हाँ जी बताइए भैया। गुरुजी जैसे एक अंश 46 कला आ रहा है, तो वो किस में आएगा गुरुजी, ये नवमांश बोधक चक्र में? एक अंश 46 का मतलब पहले नवांश में भाई 3:20 का पहला नवांश होता है। अब 3:20 जी से तो एक अंश 46 कला मतलब 3:20 से तो कम है, तो पहले में ही आ जाएगा। अच्छा, कला ठीक का है कुछ नहीं है गुरुजी, जैसे 20 से ऊपर है ना कला गुरुजी, तब है मैंने पूछा। जी तो भाई देखो एक जी 46 तो जब भाई पहले एक चीज बताओ, कला बड़ा जी होता है कि अंश? अंश बढ़ रहा हूँ गुरुजी। बिल्कुल। तो भैया जब एक अंश है तो पीछे कला तो जी तुम्हारी जितनी भी हो ना तो 3 से तो छोटा ही है जी ना। जब 60 कला ठीक है होंगी गुरुजी। तब एक अंश बनेगा, जब 60 विकला जी होगा तब एक कला बनेगा। ठीक है जी जी, हाँ ठीक है गुरुजी। ठीक है। गुरुजी आज उसका एग्जाम का कह रहे थे, वो कर्मकांड वालों के लिए या हम सबके लिए एक एग्जाम की सबका सूचना जल्दी एग्जाम होने वाला है। मैंने आपको पहले ही बोला था, जब मैं पंचांग पढ़ा रहा था और जब गणित की कुंडली शुरू किया था तभी मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि आप लोगों का एग्जाम, अब ये समझो कि आप लोगों का दुर्भाग्य है कि सौभाग्य है पता नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए जल्दी एग्जाम हो रहा है, क्योंकि मेरी स्पीड थोड़ा अलग है। गुरुजी होते तो ये जनवरी में एग्जाम होता, हम हैं तो दिसंबर के पहले एग्जाम करवा देंगे, हम चिंता मत करो। तो उसमें दिसंबर में मतलब यही एग्जाम आएगा होगा। ना कि हाँ हमें मतलब एक कुंडली देके उसके सारा A to Z बनाना होगा, लगन से आपको लेके एक ये सब, कुंडली एक डेट ऑफ बर्थ और डेट बर्थ ऑफ बर्थ। टाइम दिया जाएगा और बर्थ प्लेस दिया जाएगा। ठीक है तो आपको एक कुंडली बनानी होगी। ठीक है और जो जो पंचांग में मैंने पढ़ाया है, पंचांग में और प्लस गणित में जो हमने पढ़ाया है उसी से संबंधित आपसे क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। ठीक है ठीक है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ठीक है ना मतलब ऑब्जेक्टिव। हाँ जी ऑब्जेक्टिव मतलब कि जैसे वो MCQ हो गए ना, सही विकल्प। हाँ एमसीक्यू सही विकल्प। और फिर जो कुंडली बनानी होगी वो अलग से होगी या उसी में? वो आपको अलग से एक वर्ष पेपर बना के देना पड़ेगा ना। जी हम डेट ऑफ बर्थ वगैरह देंगे और वो 10 नंबर की कुंडली बनेगी आपकी। आप कुंडली बना के भेजेंगे 10 नंबर का बनेगा। उसके बाद छुट्टियां कितनी होगी गुरुजी? बस ज्यादा दिन नहीं, 15 दिन 10 दिन की छुट्टी कर देंगे, जनवरी से वापस से कक्षा शुरू। देखो